हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में। और जब से टैक्सेशन हुआ है तब से आपने पी टू पी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये पी टू पी जो ट्रेडिंग होती है कैसे काम करती है और जो नेटवर्क है इसका बेसिक क्या होता है, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क? तो नेटवर्क के बारे में देख लें। नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। ये क्या होता है? ग्रुप ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है, पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप होता है। वो एक मेक के साथ कनेक्ट होते हैं और वो लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को एक मेक के साथ में शेयर करते हैं, उसको नेटवर्क बोलते हैं। अब पीयर टू पीयर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, पेमेंट directly from one party to another party through online mode without involvement of the third party or central authority. Without the involvement of third party or सेंट्रल अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे इंफॉर्मेशन या फिर पेमेंट। ट्रांसफर किसका होगा? इंफॉर्मेशन का या फिर पेमेंट का होगा। फ्रॉम पर्सन टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन या फिर पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट या फिर ब्लॉकचेन में इसको बोलते हैं नोड टू नोड। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और पेमेंट फ्रॉम पीयर टू पीयर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी और सेंट्रल अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन या फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क। सपोज मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना है, सपोज मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना है यहाँ से, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। मुझे यहाँ से यहाँ पेमेंट क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व है, मतलब सपोज बैंक इन्वॉल्व है यहाँ पे। ये क्या हो गई? बैंक इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो क्या होगा? बैंक जब इन्वॉल्व रहेगी तब जब सेंडर पैसे ट्रांसफर करेगा तो ये बैंक क्या करती है? ऑथोराइजेशन का काम करती है। ऑथोराइजेशन का काम करती है। ये क्या करेगी? ऑथोराइज करेगी उस ट्रांजैक्शन को, तभी यहाँ से पैसे फिर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे रिसीवर को। इसका मतलब क्या होगा? जो कंट्रोल होगा, दैट कंट्रोल भी इज इन, कंट्रोल किसके हाथ में? बैंक्स के हाथ में कंट्रोल है, ना कि सेंडर के हाथ में। जिसका पैसा उसके पास कंट्रोल नहीं है, इसके पास कंट्रोल है। बिकॉज ये क्या कर रहा है? ऑथोराइज कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? ऑथोराइज कर रहा है उस ट्रांजेक्शन को, इसलिए कंट्रोल इनके हाथ में रहता है। ये जो सिस्टम है ये आपका ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज होता है। ओके, जो ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें सेंट्रल अथॉरिटी का यूज आता है। लेकिन पीयर टू पीयर में क्या है? बैंक है, इसको निकाल दिया है और डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका जरूरत क्या है? पीयर टू पीयर का जरूरत क्या है वो जानने के लिए हमको पहले जो ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो मैं सर्वर ले लेता हूँ, सपोज व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हो? मैसेजेस को ट्रांसफर करते हो, उसका एक सर्वर है। तो मैं क्या, सेंट्रल अथॉरिटी व्हाट्सअप को मान लेता हूँ। और जो भी क्लाइंट्स होंगे यहाँ पे, जो भी क्लाइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द यूजर्स या फिर पार्टिसिपेंट या फिर नोड भी बोलते हैं, क्योंकि दीज आर डिवाइसेस विच आर इन द नेटवर्क, उसको नोड्स भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है? व्हाट्सअप का सर्वर है। जब यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होगा तो पहले कहाँ जाएगा? वो सर्वर में जाएगा। व्हाट्सअप का जो सर्वर है वहाँ पे स्टोर होगा। फिर यहाँ से ये जो रिसीवर है ये क्या करेगा? उस मैसेज को डाउनलोड करेगा, फिर इसको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा मैसेज। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ गया आपका सर्वर का, वो व्हाट्सअप। वैसे अगर मैं पेमेंट का ट्रांसफर करूँ तो पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए मुझे बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या आ जाएगी? बैंक आ जाएगी। यहाँ से मैं पैसा ट्रांसफर होगा वो पहले बैंक में आएगा, बैंक के सर्वर में आएगा। फिर बैंक क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के बाद यहाँ से फिर वो रिसीवर के अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? आपका सर्वर है, ये सर्वर और ये क्लाइंट, ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में ये नेटवर्क काम करता है, इसलिए उसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के जो डिसएडवांटेजेस है, पहली बात, आपने जो भी डेटा ट्रांसफर किया है यहाँ पे, वो क्या है? वो पहले स्टोर होता है सर्वर में। इसका मतलब क्या है? कभी भी ये सर्वर क्या कर सकता है? आपके डेटा को यूज कर सकता है, कांस्टेंट मॉनिटर कर सकता है आपके डेटा को, क्योंकि इनके पास अभी क्या है? ऑथोरिटी है, इसलिए कांस्टेंट मॉनिटर कर सकते हैं आपके डेटा को, बाद में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि स्टोर्ड है। ऊपर से अगर ये सर्वर हैक हो जाता है, इनका अगर ये सर्वर हैक हो जाता है तो क्या होगा? जितने भी नेटवर्क में पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है, जितने भी यूजर्स प्रेजेंट है, जितने भी कस्टमर प्रेजेंट है, सबका डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो व्हाट्सअप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 2014 तक के क्या था कि व्हाट्सअप जो भी यूजर्स के मैसेज थे वो रीड कर सकता था, क्योंकि कोई भी इंक्रिप्शन मैकेनिज्म नहीं था व्हाट्सअप के पास। लेकिन 2014 में व्हाट्सअप को फेसबुक ने खरीद लिया, तो उन्होंने फिर 2014 में ही
एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मैसेज इंक्रिप्शन का एक मैकेनिज्म लाया, जिससे जो सेंडर से जो भी मैसेज जाएगा वो एनक्रिप्टेड रहेगा। यहाँ पे सपोज ये सेंडर है, तो जो मैसेज जाएगा वो एनक्रिप्टेड मैसेज रहेगा और एनक्रिप्टेड मैसेज सर्वर में स्टोर होगा। फिर इसके बाद ये जो रिसीवर है, रिसीवर के एंड में ये क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। रिसीवर के एंड में मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, जिससे ये रिसीवर इसको पढ़ पाए। तो ये जो 2014 ने फेसबुक ने अक्वायर करने के बाद ये मैकेनिज्म लाया था, लेकिन इसको फुल्ली इंप्लीमेंट होने के लिए 2 साल लगे और 2016 में ये फुल्ली इंप्लीमेंट हुआ। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, E2E इंक्रिप्शन बोलते हैं उसको, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इन्होंने अपनी साइट पे भी दे के रखा है कि कैसे काम करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन करके। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो डेटा है वो एनक्रिप्ट होके जाता है सेंडर की तरफ से, और उसको जो है नोबडी इन बिटवीन, मतलब नेटवर्क में कोई भी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता, नॉट इवन द व्हाट्सएप। ओके, तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की तरफ से सिक्योर मैसेजिंग स्कोर कार्ड के ऊपर 6 पॉइंट मिले थे आउट ऑफ 7 2016 में, जब ये फुल्ली इंप्लीमेंट हुआ तब। लेकिन धीरे धीरे इसके लूपहोल्स भी पता चलने लग गए हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं, इन्होंने कुछ लूपहोल्स इसके निकालने लग गए कि व्हाट्सएप क्या कर रहा है, यूजर का डेटा क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फेसबुक को, पेरेंट कंपनी को, और फेसबुक क्या कर रहा है, उस डेटा को डिक्रिप्ट करके वो सारा डेटा किसको बेचता है, ई कॉमर्स को बेचता है। ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट है, ई कॉमर्स जितने भी वेबसाइट है उनको बेचता है, ताकि फिर वो क्या करते हैं, ई कॉमर्स जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो क्या करते हैं, आपके जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। तो इस टाइप से ये सारा काम होता था। तो ये जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने नोट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन में भी इसको नोटिस कर लिया, और फिर इन्होंने इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके बारे में जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, एलॉन मस्क, उन्होंने भी ट्वीट करके जो यूजर्स है व्हाट्सएप के, उनको बताया था कि व्हाट्सएप इज फोर्सिंग यूजर्स टू शेयर पर्सनल डेटा विद फेसबुक। तो इन्होंने अर्ज किया था यूजर्स थे उनको कि आप सिग्नल का यूज करिए, ये भी एक स्मॉलर एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है करके। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं आपके, जब भी सेंट्रल सर्वर या फिर सेंट्रल अथॉरिटी आपकी ट्रांजैक्शन में, या तो फिर डेटा ट्रांजैक्शन हो या फिर पेमेंट ट्रांजैक्शन हो, उसमें इन्वॉल्व हो, तब इसलिए P2P का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब देखेंगे कि P2P काम कैसे करता है। तो P2P नेटवर्क में सेंट्रल सर्वर नहीं होता है कोई भी। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे के सारे एज अ सर्वर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, पार्टिसिपेंट्स है, ये सारे नोड्स है, वो सारे के सारे सर्वर करके काम करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये सेंडर है एंड दिस इज रिसीवर, यहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो पहले क्या होता था, क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती थी, वो ऑथराइजेशन देती थी या फिर वो वेरीफाई करती थी। तो यहाँ पे इन दोनों के अलावा जो भी पार्टिसिपेंट होंगे नेटवर्क में, वो क्या करेंगे, वो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे और वो ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं वो चेक करेंगे। P2P नेटवर्क में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सर्वर करके काम ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं नेटवर्क में, वो सारे ट्रांजेक्शन को वो लोग वेरीफाई, और वो ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं वो चेक करते हैं। और जितना भी ट्रांजेक्शन हुए नेटवर्क में, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन स्टोर करने का काम भी करते हैं। इसका मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए नेटवर्क में, सबका कॉपी, सारे ट्रांजेक्शन का कॉपी जितने भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है नेटवर्क में सबके पास होगा। अगर सपोज ये जो पर्टिकुलर सर्वर है, ये जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट है, इसको अगर किसी ने हैक कर लिया, सारा डेटा, सिमिलर डेटा इनके पास भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, इसको सिग्नल भेजेंगे कि तुम्हारे पास जो डेटा है या फिर तुम्हारे पास जो फाइल्स है, ट्रांजैक्शन फाइल, वो सारी करप्टेड है, आप उस फाइल को निकाल दो, जो हमारे पास फाइल्स है उनको डाउनलोड कर लो। इस टाइप से ये सारे सिग्नल भेजेंगे इसको। अगर ये नहीं करता है तो फिर इसको नेटवर्क से बाहर कर देंगे। तो ये फायदा होता है P2P का। किसी को अगर P2P नेटवर्क को ओवरटेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे, इतने सारे नेटवर्क में जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इतने सारे नोड्स होते हैं, सबको क्या करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा। और ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क में, तो उन सबको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क भी बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि P2P ट्रेडिंग क्रिप्टो में कैसे होती है। तो ये जो मैंने इमेज दिया है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे सेलर है, ये बायर है, एक्सचेंज है, राइट। तो बायर एंड सेलर क्या है, ऑलरेडी एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर रहते हैं, और एक्सचेंज खुद सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, एक्सचेंज से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो जो सर्विस होती है एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है एक्सचेंज के ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने लिखा service.com। यहाँ पे क्या है, बायर का एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट होगा, सेलर का बैंक अकाउंट होगा, राइट। तो यहाँ पे सेलर अपनी एडवर्टाइजमेंट देगा एक्सचेंज के ऊपर कि मुझे इतने क्रिप्टो बेचने हैं P2P के जरिए। बायर
तो जितने क्रिप्टो खरीदने हैं वो क्रिप्टो का अमाउंट डाल देगा, जो भी अमाउंट बनता है उस क्रिप्टो का वो अपने अकाउंट से, वो जो सेलर ने अपना डिटेल में अकाउंट नंबर दिया रहता है वो सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। के बाद ये जो सेलर है वो क्या करेगा, कंफर्म करेगा उसको जो पेमेंट है वो पेमेंट मिला कि नहीं, वो पहले कंफर्म करेगा। अगर वो कंफर्म करता है वो क्रिप्टो सेलर के अकाउंट से कट के बायर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसका रोल क्या है वो भी देख लेते हैं, अभी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका रोल क्या है। तो ये क्या करता है, जो सेलर जब एडवर्टाइजमेंट देता है P2P पे उसको इतने क्रिप्टो बेचने हैं, तो क्या कर लेता है, ये उतने जो अमाउंट है क्रिप्टो का वो यहाँ पे ब्लॉक करके रख देता है। ये सर्विस प्रोवाइडर जो है उतने क्रिप्टो का अमाउंट क्या कर देगा, ट्रांजैक्शन के टाइम पे ब्लॉक करके रख देगा। बायर ने पेमेंट कर दिया लेकिन सेलर ने बोला कि मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो वो तो कन्फ्लिक्ट हो गया। तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए फिर इसका यूज़ होता है। ये क्या करेगा, ये जो थर्ड पार्टी रहेगा ये दोनों के ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगेगा, सेलर के भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगेगा अकाउंट के, और बायर के भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगेगा जो इसने भेजा है। दोनों के ट्रांजैक्शन डिटेल को वेरीफाई करके फिर जो क्रिप्टो इसने ब्लॉक करके रखा है, सपोज इसने भेज दिया और इसको मिल गया लेकिन फिर भी मना कर रहा है, तो क्या करेगा, जो ब्लॉक करके रखे वाले क्रिप्टो थे वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, बायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और इस सेलर को ब्लैकलिस्ट करके नेटवर्क से बाहर कर देगा। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है मनी का, देखो आप, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ना तो एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट है ना तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, राइट। सिर्फ जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। बट यहाँ पे एक्सचेंज के लिए कुछ, अगर आपका कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है सेलर के साथ, तो आप वो अपील एक्सचेंज के पास नहीं दे सकते, एक्सचेंज उसमें कुछ नहीं करेगा, वो जो सॉल्व करना है वो ये थर्ड पार्टी ही उसको सॉल्व करेगा, राइट। तो जैसे आप देखो स्पॉट ट्रेडिंग जब करते हो तो स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पहले, आपको अगर क्रिप्टो खरीदना है तो आप क्या करोगे, पहले जो फिएट है, फिएट करेंसी आप पहले एक्सचेंज पे डिपॉजिट करते हो, तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, एक्सचेंज पे, एक्सचेंज लेके भी भाग सकता है। यहाँ पे आपको कोई मनी डिपॉजिट नहीं करना है, आपने जो क्रिप्टो खरीदा है वो जो सेलर से खरीदा उसी के अकाउंट में डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करना है, इसलिए इसको ये P2P ट्रेडिंग बोलते हैं। नाउ हम डिसएडवांटेजेस जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, उसको भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रल सर्वर, तो सेंट्रल सर्वर के क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज कोई लड़का है, उसका क्रश है किसी लड़की के ऊपर और वो उस लड़की को प्रपोज करना चाहता है, ठीक है। तो वो उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही, तो उसने किसी बच्चे को एक लव लेटर लिख के दिया और उसको बोला कि तू जा उस लड़की को दे के आ। तो पहले तो वो लड़का, जो बच्चा है वो मानेगा नहीं, तो मानेगा नहीं मतलब क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर ली, मतलब आप समझ लो बच्चा इज अ सेंट्रल अथॉरिटी या फिर थर्ड पार्टी। तो पहले क्या होगा, बच्चा मानेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कंज्यूम होगा, मतलब हाई टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, उस बच्चे को मनाने के लिए कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ताकि वो माने, तो खिलाने पिलाने के लिए आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हाई प्रोसेसिंग फीस। सपोज वो जो लड़की है उसके ऊपर और दूसरा बंदा, और कोई दूसरा बंदा है वो भी उसको लाइक करता है। अगर आपने इस लड़के को, इस बच्चे को लव लेटर लिख के दिया उस लड़के को देने के लिए और उसने देख लिया, तो वो क्या करेगा कि इसको एक्सप्लॉइट करके वो लव लेटर ले लेगा, मतलब क्या हो गया, स्टोल कर लेगा आपका जो डेटा है, वो क्या कर लेगा, स्टोल कर लेगा। तो क्रिमिनल कैन स्टोल योर डेटा। और डिसएडवांटेजेस क्या होगा, ये जो बच्चा है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये क्या कर सकता है, पैसों के लालच में जो आपकी चीज़ है, जो आपकी बात है, वो किसी और को बता सकता है, किसी और को बेच सकता है और बोल सकता है उसको कि इस भैया ने मुझे ऐसे ऐसे दिया था, मैं वो आपको बताता हूँ, बस मुझे आपको कुछ खिलाना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्या कर सकता है वो बच्चा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है, तो सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी। 5th नंबर का डिसएडवांटेज क्या है, वो बच्चा है उसको तो पता रहेगा आपने उसको लव लेटर दिया है वो लड़की को देने के लिए, तो वो बाद में भी उसके ध्यान में रहेगा, बाद में भी वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है कि मैं नाम बता दूंगा घर पे वो लड़की के या फिर आपके घर पे, और आपको एक्सप्लॉइट करते रहेगा और आपसे वो कुछ ना कुछ एडवांटेजेस उठाते रहेगा। तो स्टोर्ड फॉर द लेटर ईयर्स, देन डेटा कैन बी मॉनिटर, वो हमेशा आपको मॉनिटर करते रहेगा, बच्चा क्या करेगा, हमेशा आपको देखता रहेगा, जाते हुए देखता रहेगा, हाँ भैया लड़की से मिलने जा रहे हो, ओके ओके, इस टाइप से आपको मॉनिटर करते रहेगा। ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं आपके सेंट्रल सर्वर के। सपोज आप वो लड़की के ऊपर क्रश है एक बंदे का, वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करते हुए खुद जाके अगर बोल देगा, तो क्या होगा रिजल्ट, एक तो हाँ बोलेगी नहीं तो ना बोलेगी, राइट। तो इसमें क्या हो गया, पहले तो जो टाइम लगना था वो टाइम नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ा, जाके बोल दिया। दूसरी चीज़, जो कॉस्ट लग रही थी जो बच्चे को खिलाने पिलाने में, वो कॉस्ट बच जाएगी, मतलब लो प्रोसेसिंग चार्ज, ओके, लो प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद वो डेटा को कोई क्रिमिनल चुरा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो डेटा आपके कंट्रोल में रहेगा टोटल। अगर आप किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करते तो उसके हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। वो बाकी सारे जो डिसएडवांटेजेस वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे जब कोई थर्ड पार्टी या सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है
सेंट्रल सर्वर के डिसएडवांटेजेस समझने के लिए। ओके, तो इसी के ऊपर एडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं आप P2P की, कि यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर डेटा। जब आपके पास फुल कंट्रोल होता है डेटा का, तो आप किसी भी तरह उसको स्पेंड कर सकते हो। नो थर्ड पार्टी होल्डिंग योर डेटा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो होल्ड नहीं कर सकती। यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर डेटा मतलब यू कैन एसेस वेयर इट गोज, हु सीज इज एंड वेयर इट इज टू बी यूज्ड, राइट। देन फोर्थ इसका एडवांटेजेस है, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी एज अ डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन द सेंट्रल सर्वर। ये क्या करता है, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, डेटा आपके पास ही मतलब आपके पास उसकी सिक्योरिटी है, क्योंकि सेंट्रल सर्वर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उस सेंट्रल सर्वर को कोई हैक करके आपका डेटा निकाल सकता है, लेकिन आपके पास है, इसका मतलब सिक्योरिटी की भी गारंटी हो जाती है। देखेंगे कि जो बाइनेंस P2P होता है ट्रेडिंग के लिए, वो कैसे यूज करता है। तो मैंने जो थर्ड पार्टी बोला था, तो बाइनेंस को जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो है एस्क्रो। एस्क्रो करके एक थर्ड पार्टी है, वो क्या करती है, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बायर है और ये सेलर है। ओके, सपोज बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, बायर क्या करेगा, सेलर के अकाउंट में फैट मनी भेजेगा, और जो सेलर है, ये सेलर का जो फंड है वो क्या होगा, सेलर ने सपोज एडवर्टाइजमेंट देके रखी बिटकॉइन की, वो पहले कहा जाएगा एस्क्रो के अकाउंट में, ये क्या करेगा, लॉक करके रखेगा उस पर्टिकुलर फंड को, और जैसे ही ये सेलर क्या कंफर्म कर रहेगा पेमेंट, यहाँ से रिलीज करके इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इस टाइप से बाइनेंस P2P जो ट्रेडिंग है वो काम करती है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।